गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। ठीक है भाई। अभी अपने पास जो अपन ने नया चैप्टर शुरू किया था, यूनिट 15 पॉलीमर शुरू कर दिया था। इसी पिछली क्लास के अंदर आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल पॉलीमर्स के बताए थे। तो आज पॉलीमर्स के अंदर अपना सेकंड लेक्चर है, दूसरी कालांश है। ठीक है भाई। मैंने देखा है आपने कॉपी के अंदर भी बहुत अच्छा लिखा है, कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपना लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो आज देखिए पिछली कालांश के अंदर आपको पॉलीमर्स के मैंने 6 एग्जाम्पल आपको बता दिए थे। 2-4 एग्जाम्पल और बताने के बाद फिर अपन बात आगे करते हैं। ठीक है भाई। तो आज पॉलीमर्स के अंदर जो आपको 7वां एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपके ब्यूना एस। क्या बता रहा हूँ आपके पॉलीमर्स के अंदर जो 7वां एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो कौन सा बता रहा हूँ आपके ब्यूना। एक प्रकार का ये संश्लेषित रबड़ है आपके। कौन सा रबड़ है आपके? संश्लेषित रबड़ होता है। इसे अपन SBR भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? SBR भी कहते हैं। यानी SBR का मतलब होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। क्या है फुल फॉर्म? क्या है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ आपके होता है। ठीक है भाई। फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इसकी क्या होती है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ आपके होती है। ठीक है भाई। ये स्टाइरीन ब्यूटाडाइन क्या है? रबड़ है। अब देखिए इस रबड़ का जो निर्माण होता है कैसे होता है आपको बता रहा हूँ। 2 इकाइयां देखो, शब्द में खुद में छुपी हुई है 2 इकाइयां, स्टाइरीन और कौन सी? ब्यूटाडाइन। कौन सी छुपी हुई है? स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन। देखिए ब्यूटाडाइन में भी इसमें जो अपन एकलक इकाई लेते हैं वो लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। ध्यान रखना आप लोग, कौन सी लेते हैं अपन लोग? 1,3 ब्यूटाडाइन अपन लोग लेते हैं। ठीक है भाई। कौन सी लेते हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन। और प्लस क्या ले लेना आपको? स्टाइरीन ले लेना है। याद है आपको? इसे पिछले कालांश में भी बताया था। स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन बनता है। तो देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है वो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या है आपका? CH2 होता है। IUPAC लिखेंगे तो देखिए 1,3 1 नंबर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो क्या होता है बेटे? डाइन होता है। तो ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन। और स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या लग जाता है? C6H5 आपके लग जाता है। तो ये इकाई होगी 1,3 ब्यूटाडाइन और ये इकाई कौन सी हो गई? स्टाइरीन। ठीक है भाई। अब अपन इसका क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं। देखिए बहुलीकरण करना इसका बहुत आसान तरीके से बहुलीकरण किया जा सकता है। क्या करना है? सारी इकाइयों को एक साथ एक बार लिख दीजिए, फिर अपन इसकी कार्बन की संयोजकता चेंज कर लेंगे। ठीक है। कहां पर डबल बॉन्ड की जरूरत होगी वहां डबल बॉन्ड लगा देंगे। जैसे यहां से शुरू करते हैं वापस। ये आपका CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH CH2। फिर आगे और कौन सी इकाई जुड़ी हुई बेटे? ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये इससे C6H5। ये कोष्टक क्या हो जाएगी? N हो जाएगी। कोष्टक क्या हो जाती है आपके? N आपके हो जाती है। ठीक है। अब इसमें देखिए अपन सब जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ संयोजकता कम है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये कौन सा रबड़ बन गया भाई? आपके ब्यूना एस बन जाता है। कौन सा रबड़ बन जाता है? ब्यूना एस या SBR रबड़ आपके बन जाता है। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बन गया? ब्यूना एस रबड़ बन गया, संश्लेषित रबड़ बन गया। देखो अभी एक और आपको बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ। आपने अगर न्यूज देखते हो आप लोग, अभी 4 दिन पहले विशाखापट्टनम के अंदर एक घटना हुई थी, आपने सुना होगा। ये गैस लीक होने की वजह से आपके 12-13 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस फैक्ट्री के अंदर ये गैस लीक हुई थी वो पॉलीमर्स की फैक्ट्री थी, बहुलक बनाने की फैक्ट्री थी। और ऐसा प्रारंभिक जांच में ऐसा आया है कि वहां स्टाइरीन गैस लीक हुई थी। कौन सी है? स्टाइरीन गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से 12-13 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो बहुलक बनते हैं ना, वैसा फैक्ट्रियों के अंदर इनको बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया अभी? ब्यूना एस। इसी तरह से एक 8वां एग्जाम्पल और बता रहा हूं, ब्यूना एन।
कौन सा बता रहा हूं आपको, ब्यूना एन बता रहा हूं, ठीक है भाई। NBR रबड़ कौन सा है आपके, NBR। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखें आप लोग, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NBR भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, NBR रबड़ भी कहते हैं। पहला कौन सा, ब्यूना एस, बहुत बार 12th बोर्ड के अंदर ही आया हुआ आपके, ब्यूना एस। और दूसरा कौन सा है आपका, NBR है ना, ब्यूना एन। तो अब NBR की क्या फुल फॉर्म है, देखो एक्चुअल में तो एक्रिलोनाइट्राइल इकाई होती है, लेकिन यहाँ नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ क्या है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। क्या पढ़ते हैं इसे, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, ठीक है। ये नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ ये आपके होता है, समझ गए भी बात को, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ आपके होता है। देखो याद करने का बहुत सरल तरीका है। अब किससे बनता है, इकाइयां खुद बेरी है, एक तो कौन सी है, नाइट्राइल है, और एक ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में वही 1,3 ब्यूटाडाइन आपके होता है। तो ये क्या है आपकी 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है भाई। और प्लस क्या है आपकी एक्रिलोनाइट्राइल। इकाई कौन सी आपके, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या बन जाता है, कौन सा रबड़ बन जाएगा भाई, ब्यूना एन बन जाता है। फिर से सुन लीजिए, ब्यूना एन क्या है, इसे NBR रबड़ भी कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी क्या है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ है। इसकी इकाइयां कौन कौन सी है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। यानी दोनों में फर्क क्या है, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन थी, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। अब रिएक्शन की बात करें, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला यही है। अब मुझे एक्रिलोनाइट्राइल करना है, तो एक सिंपल सा चेंज होता है, अगर आप जानते हो, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल करना है तो इसी रिएक्शन में अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इसी में मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। याद रखने का बहुत सरल तरीका है, ये जो C6H5 ग्रुप है ना भाई, इसकी जगह कौन सा लगा देंगे, CN। कौन सा आपका, CN समूह लगा देंगे, तो ये कौन सा रबड़ बन जाएगा आपके, ब्यूना एन बन जाएगा। तो आपके दोनों रबड़ कितने सरल है संश्लेषित, उसमें तो क्या थी C6H5 था, उसकी जगह CN लगाते कौन सा बन जाएगा, ब्यूना एन रबड़ अपने बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कितने एग्जाम्पल हो गए बेटे, 8 एग्जाम्पल आपको मैंने प्रारंभिक एग्जाम्पल जो ज्यादा जरूरत आती है वो आपको बता दिए। तो ब्यूना एस और कौन सा, ब्यूना एन। 1,3 ब्यूटाडाइन तो कॉमन इकाई है, ब्यूना एस में स्टाइरिन आ जाता है, और ब्यूना एन में क्या आ जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल आपके आ जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे, अगला जो अपने पास टॉपिक रहेगा, ये उदाहरण हो गए हैं, वो रहेगा बहुलकों का वर्गीकरण। क्या रहेगा, बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है अपने पास, बहुलकों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए, मैं वर्गीकरण पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूँ, वर्गीकरण बहुलकों का बहुत लंबा चौड़ा है भाई, इसलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। अपने को खुद को ये ध्यान होना चाहिए कि भी कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार से बहुलकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मैं पहले एक टेबल समझा देता हूँ कि भी 5 या 6 तरह से बहुलकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ए जो बहुलकों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाता है उद्गम या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ाते हैं, उद्गम या किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ाया जाता है। अब आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, उद्गम या स्रोत के आधार पर जो बहुलक होते हैं ना बेटे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उद्गम या स्रोत के आधार पर जो बहुलक हैं वो कितने प्रकार के, 3 कौन कौन से भाई। सबसे पहला आता है आपके प्राकृतिक बहुलक। पहला कौन सा मिलेगा, प्राकृतिक बहुलक आता है। दूसरा जो बहुलक आता है आपके, वो आता है अर्ध संश्लेषित। दूसरा कौन सा आता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। और तीसरा कौन सा होगा आपके, संश्लेषित बहुलक होता है। तीसरा कौन सा होता है, संश्लेषित बहुलक आपके होता है, ठीक है भाई। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, और कौन सा है, संश्लेषित बहुलक आपके होता है। ये पहला आधार हो जाता है। ये कौन सा है, पहला आधार। इसी तरह से वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो है एकलक इकाइयों के आधार पर। वर्गीकरण का दूसरा आधार कौन सा मिलेगा, एकलक इकाइयों के आधार पर। ये एकलक इकाइयों के आधार पर,
तो देखिए एकलक इकाइयों के आधार पर यदि अपन लोग बात करें बेटे, तो जो बहुलक होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपके बहुलक होते हैं। एक तो होता है आपके सम बहुलक। कौन सा होता है? एक तो होता है सम बहुलक और दूसरा होता है विषम बहुलक या सहबहुलक। दूसरा कौन सा होता है? विषम बहुलक, या इसका एक और नाम है और सहबहुलक। कौन सा है? सहबहुलक आपके होता है। देखो शब्द का कंफ्यूजन होता है सम और सह, ठीक है ना। अभी आपकी परिभाषाएं बताऊंगा मैं। सम और सह दोनों शब्द क्या है? अलग अलग आपके होते हैं। तीसरा जो इसका आपके वर्गीकरण किया जाता है वो करते हैं अपन संरचना के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण का आधार क्या होता है? संरचना के आधार पर, ठीक है भाई। तीसरा वर्गीकरण का आधार कौन सा है? संरचना के आधार पर अपन लोग करते हैं। तो देखिए संरचना के आधार पर भी जो बहुलक होते हैं वो तीन प्रकार के आपके होते हैं। संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुलक। पहला कौन सा है? रेखीय बहुलक। दूसरा होता है साखित। दूसरा कौन सा होता है? साखित भी कह सकते हैं, पार्श्वीय भी कह सकते हैं, ठीक है। साखित या पार्श्वीय बहुलक। और तीसरा होता है तिर्यक बहुलक। तीसरा कौन सा होता है? तिर्यक बहुलक आपके होता है। तीन तरह का होता है, रेखीय बहुलक, साखित, और तीसरा कौन सा होता है? तिर्यक बहुलक आपके होता है। तो कितने प्रकार हो गए? तीन। इसी तरह से चौथा आधार होता है बेटे बहुलकन के आधार पर। वर्गीकरण का चौथा आधार कौन सा रहेगा? बहुलकन के आधार पर। बहुलकन के आधार पर। तो देखिए बहुलकन के आधार पर जो बहुलकों को बांटा जाता है ना भाई साहब, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है युगज बहुलक और एक होता है संघनन बहुलक। बहुलकन के आधार पर कितने प्रकार का? दो। एक तो कौन सा होता है? युगज, ठीक है। और एक कौन सा होता है? संघनन बहुलक। कौन सा होता है? संघनन बहुलक आपके होता है। युगज बहुलक और नेक्स्ट कौन सा होता है? संघनन बहुलक आपके होता है। तो चार हो गए, उद्गम स्रोत, एकलक इकाइयां, संरचना के आधार पर, और चौथा कौन सा हो गया? बहुलकन के आधार पर। इसी तरह से पांचवा जो ई आधार है, टोटल 6 होते हैं भाई। पांचवा जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं आणविक बलों के आधार पर। पांचवा वर्गीकरण का आधार कौन सा होगा? आणविक बलों के आधार पर। ये आणविक बलों के आधार पर। तो अब देखिए आणविक बलों के आधार पर भी जो बहुलक है दो प्रकार के आपके होते हैं। एक तो होता है प्रत्यास्थ बहुलक और एक होता है अपना रेशेदार बहुलक। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्रत्यास्थ बहुलक और एक कौन सा होता है? रेशेदार बहुलक आपके होता है, ठीक है भाई। प्रत्यास्थ बहुलक और कौन सा है? रेशेदार बहुलक अपने को मिलेगा, ठीक है। तो कितने आधार हो गए? 5 आधार आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद छठा और लास्ट जो आधार है वो बता रहा हूं आपके ताप के आधार पर। किसके आधार पर बता रहा हूं? आपके ताप के आधार पर। ऊपर लिख देता हूं आपके एक बार साफ करके। तो छठा जो आधार है वो किसके आधार पर होगा? भी आपके ताप के आधार पर होता है। तो वर्गीकरण का अपने पास छठा जो आधार है वो किसके आधार पर? ताप के आधार पर। तापमान के आधार पर कह सकते हैं, या क्या है? ताप के आधार पर अपन लोग कह सकते हैं। तो देखिए ताप के आधार पर बेटे जो बहुलक है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? दो। दो कौन कौन से? एक तो होता है ताप शून्यमय। कौन सा होता है? ताप शून्यमय बहुलक होता है। और एक होता है ताप दृढ़। कौन सा होता है? ताप शून्यमय और दूसरा कौन सा होता है? ताप दृढ़। इस तरह से 6 आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण होता है। फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला बताया था उद्गम या स्रोत के आधार पर, उसमें 3 प्रकार। फिर एकलक इकाइयों के आधार पर, उसमें 2 प्रकार। संरचना के आधार पर 3 प्रकार, ठीक है। इसी तरह से बहुलकन के आधार पर भी कितने? 3 आपके 2 प्रकार। आणविक बलों के आधार पर भी कितने? 2 प्रकार। और ताप के आधार पर भी कितने? 2 प्रकार आपके होते हैं। अब देखिए एक कालांश के अंदर तो पूरा वर्गीकरण हो नहीं सकता, इसमें कम से कम 2 या 3 पीरियड लगते हैं। तो आज जो अपन है शुरू के 2 आधार आपको बता देता हूँ। शुरू के कौन से बता रहा हूँ? 2 आधार आपको बता रहा हूँ। तो बेटे बताया गया अभी आपको
पहला आधार कौन सा था? अभी ध्यान से समझे, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात होती है इनके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, और लास्ट वाले जो दो भाग है ना भी, ये पेपर के अंदर सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो अपन जो बात कर रहे हैं आज वर्गीकरण के अंदर, जो सबसे पहला आपको बताया गया था वो बताया गया था उद्गम या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर था उद्गम या स्रोत के आधार पर, ठीक है। अब अपन नाम से ही पता चल रहा है उद्गम का मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है। उद्गम का आधार का मतलब क्या है? उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उद्गम या स्रोत के आधार पर आपको तीन प्रकार बताए गए थे। पहला बताया गया था आपके प्राकृतिक बहुलक। पहला कौन सा बताया गया था? प्राकृतिक बहुलक आपको बताया गया। अब देखिए जो प्राकृतिक बहुलक, बता सकते हो परिभाषा अपने मन से? है? नाम ही बता रहा प्राकृतिक बहुलक, यानी वे बहुलक जो हमें सॉरी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक। तो क्या डेफिनेशन आई भाई? वे बहुलक जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। वे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब आपको पूछ रहे हो, बताइए प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल के अंदर जैसे ऊन, ठीक है भाई, ऊन वगैरह है। ऊन के अलावा जैसे रेयोन वगैरह है, ठीक है। रेयोन के अलावा रबड़ वगैरह है, ठीक है ना। गोंद वगैरह है, गोंद भी एक प्रकार का बहुलक है, ध्यान रखना आपके। ऊन है, रेयोन है, रबड़ है, गोंद वगैरह है, ये सब कैसे बहुलकों के अंदर आते हैं? भी आपके प्राकृतिक बहुलकों के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूं दूसरा जो आता है वो आता है अर्ध संश्लेषित। दूसरा कौन सा मिलता है आपके? अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन सा है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब क्या डेफिनेशन हो सकती है अर्ध संश्लेषित बहुलक की? ये देखिए वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो प्रकृति से ही होते हैं। परिभाषा लंबी है, सुनिए आप लोग। वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो प्रकृति से ही होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा उनके गुणों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। ये बहुलक कहां से प्राप्त होंगे? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या किया जाता है? सुधार। मानव के द्वारा इनके गुणों में क्या किया जाता है? सुधार आपके किया जाता है। समझ रहे हो बात को? इनके गुणों में क्या करना पड़ता है? सुधार। एक्चुअल में जो ये बहुलक प्रकृति से मिलते हैं ना, इतने मतलब इनमें क्वालिटी नहीं होती, तो कुछ बहुलकों में अपन सुधार करते हैं। तो वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा उनके गुणों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। वे बहुलक क्या कहलाते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या मिलेगा? तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, एक तो होता है सेल्यूलोज एसीटेट। क्या होता है आपका? एक तो सेल्यूलोज एसीटेट आपके इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया उदाहरण है वल्कीनीकृत रबड़। कौन सा है आपके? वल्कीनीकृत रबड़। अब ये वल्कीनीकृत रबड़ क्या है, इसी पार्ट के अंदर अपन लोग आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। एक तो एग्जाम्पल क्या मिला भी अपने को? सेल्यूलोज एसीटेट है, वल्कीनीकृत रबड़ है। एक सेल्यूलोज नाइट्रेट भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सेल्यूलोज नाइट्रेट भी इसका एग्जाम्पल आपके होता है। तो पहले प्राकृतिक कौन से हो गए? प्रकृति से प्राप्त है, ऊन है, रेयोन है, रबड़ है, गोंद वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, ये प्राकृतिक बहुलकों के अंदर आते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक वे बहुलक जो हमें प्राप्त तो प्रकृति से ही होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा उनके गुणों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। जैसे सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, वल्कीनीकृत रबड़ वगैरह है, ये इस कैटेगरी के एग्जाम्पल आते हैं। अब इसमें तीसरा आपको बताया था संश्लेषित, उद्गम या स्रोत के आधार पर तीसरा कौन सा बताया था? आपके संश्लेषित बहुलक बताया था, ठीक है भाई। उद्गम या स्रोत के आधार पर पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा अर्ध संश्लेषित हो गया, और तीसरा प्रकार कौन सा था भाई? संश्लेषित बहुलक, ठीक है। तीसरा कौन सा है? संश्लेषित बहुलक होते हैं। अब देखिए बोलो संश्लेषण का मतलब क्या होता है?
संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? निर्माण करना आपके होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में मानव के द्वारा किया जाता है, वे बहुलक जिनका निर्माण अपन करते हैं वो सब क्या होते हैं? संश्लेषित बहुलक होते हैं। ठीक है भाई, वे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में मानव द्वारा किया जाता है, जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा किया जाता है, वे बहुलक क्या कहलाते हैं आपके? संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किसके द्वारा? मानव के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाते हैं? संश्लेषित बहुलक। अब उदाहरण बताऊंगा भाई साहब। उदाहरण के अंदर अभी आपको जो शुरू के 8 एग्जाम्पल बताए वो सारे के सारे संश्लेषित है ना? तो आप ये कोई भी उदाहरण जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। जैसे पॉलीथीन वगैरह है, पॉलीथीन के अलावा जैसे पीवीसी वगैरह है ना, पेन वगैरह है, नायलॉन 66 है। यहाँ आपको उदाहरण पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ बताऊंगा वहां आपको उदाहरण पूरे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये लिख सकते हैं कि संश्लेषित बहुलक कौन से है? पॉलीथीन है, पीवीसी है, पेन है, नायलॉन 66 वगैरह है। ये बहुलक कौन से है बेटे? संश्लेषित बहुलक होता है। तो ये अपना पहला क्लासिफिकेशन हो गया, उद्गम या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए? उद्गम या स्रोत के आधार पर 3, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और कौन सा हो जाता है? संश्लेषित बहुलक आपके हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं अपन लोग दूसरे क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, मैंने कहा ना कम से कम 2 आज आपको बता दिए जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन का जो सेकंड आधार है वो कौन सा है आपका? कौन सा बताया था भाई? एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ये कौन सा था आपके? एकलक इकाइयों के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। ठीक है भाई, आधार पर वर्गीकरण। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के आपके होते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया था? समबहुलक। पहला कौन सा बताया था? समबहुलक। अब देखो भाई, इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सम का मतलब समान, कि वह बहुलक जो समान प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने हो। क्या कहा मैंने? वह बहुलक जो समान प्रकार की, वह बहुलक जो समान प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने हो। समझ रहे हो बात को? समान प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने हुए हो, वो क्या कहलाते हैं आपके? समबहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समबहुलक, यानी जिसमें समान एकलक इकाई हो। जैसे उदाहरण बताऊं, पॉलीथीन, पॉली को हटाओ पीछे बचा, एथीन 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 की जब हजारों लाखों इकाइयां मिलेगी ना, जब पॉलीथीन का निर्माण आपके होगा। पीवीसी वगैरह है, पेन वगैरह है, टेफ्लॉन वगैरह है, इसके एग्जाम। अब आप इसके जब उदाहरण लिखोगे तो जैसे मान ली आपकी इच्छा वो लिख देना शुरू के 4 एग्जाम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में पॉलीथीन, ठीक है। अब इसको आप पूरा लिखेंगे, पूरा मतलब जैसे पॉलीथीन हेडिंग डाला, एथीन लिखा रखा मैंने शुरू में, एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, उसकी रिएक्शन लिखेंगे। समझ गए मेरी बात को? 2 एग्जाम्पल, मैं सब नहीं कह रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। एक तो पॉलीथीन लिख देना और एक मान लीजिए पीएस लिख देना, पॉलीस्टाइरीन, है ना। स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन बनता है और उसकी रिएक्शन। तो समबहुलक की पहले परिभाषा, वह बहुलक जो समान प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? आपके समबहुलक कहलाते हैं। उदाहरण आपको 8 एग्जाम्पल लिखा है, 8 में से जो शुरू के 5 एग्जाम्पल है वो तो समबहुलक के हैं और बाकी जो आ रहे हैं वो किस में आएंगे? विषम बहुलक के अंदर आपके आएंगे। ठीक है भाई, तो ये इसका पहला हो गया समबहुलक। दूसरा जो होता है, कौन सा बताया था भाई आपके? दूसरा बताया था विषम बहुलक। दूसरा कौन सा है? विषम बहुलक, या जिसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? सह बहुलक भी कह सकते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं? सह बहुलक भी अपन लोग कहते हैं। बताओ भाई अब आपके हिसाब से परिभाषा विषम या सबहुलक से, ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। जब आपको मैं बताऊं 2 या 2 से अधिक अलग प्रकार की एकलक इकाइयां
आगे बात समझे, या वह बहुलक जो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, विषम बहुलक कहलाते हैं। यानी इसमें एकलक इकाइयां क्या होगी आपके अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो वह बहुलक क्या है, जो अलग अलग प्रकार की एक से अधिक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, विषम बहुलक या सह बहुलक आपके कहलाता है। यानी सम में एकलक इकाइयां समान होगी और विषम में एकलक इकाइयां अलग अलग होगी। बताओगे उदाहरण आप लोग, तो दो उदाहरण तो आज ही बताए मैंने आपको, कौन से, ब्यूना एस और ब्यूना एन। लेकिन यहाँ आप जो उदाहरण लिखेंगे पूरा वो लिखेंगे नाइलॉन 66। कौन सा लिखेंगे, बता रखा है नाइलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एनडीपी कमल के संघनन बहुलीकरण से क्या बनता है, नाइलॉन 66 बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एनडीपी कमल। ये भी एग्जांपल आपको लिखा रखा शुरू में, तो इसीलिए मैंने उदाहरण के आपको पहले लिखा दिए, तो जगह जगह आप उदाहरण एडजस्ट कर सकें। तो ये होता है आपके एकलक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण। सब में तो दो उदाहरण लिख देना, पॉलीथीन और पीएस, और विषम में आप एक ही लिख देना बोली उदाहरण, या लिखना चाहो तो बोलिए आप लोग ब्यूनाइस का भी वापस लिख सकते हो, लेकिन आप इसमें बोलिए एक एग्जांपल भी लिख देना नाइलॉन 66। यानी इकाइयां क्या होनी चाहिए, अलग अलग आपके होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये दो आधार पर आपको क्या बता दिया गया, वर्गीकरण बता दिया गया। नेक्स्ट पीरियड के अंदर आपको जो वर्गीकरण बताया जाएगा, बाकी जो 4 भाग बचे हुए ना भाई, कौन कौन से 4 भाग जो बचे हुए आपके, संरचना के आधार पर है। संरचना के बाद में जैसे मान लीजिए आपके और किसके आधार पर बताया था, बहुलकन के आधार पर बताया था, आणविक बलों के आधार पर बताया था, इसके अलावा आपके ताप के आधार पर बताया था। तो इस बात को अच्छी तरह से नोट करें, ठीक है भाई, धन्यवाद।